वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो ध्वनि के चैप्टर में से आएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बैठने से पहले एक बार याद कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके पास होगे। तो चलिए देखते हैं इस वाले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। ध्वनि का चैप्टर जिसको हम साउंड भी कहते हैं। और सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ध्वनि क्या है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। जब भी हम ध्वनि की बात करेंगे तो ये पता है कि ध्वनि को हमारे कानों तक आने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के हमें ध्वनि नहीं सुनाई देती है और ये प्रैक्टिकल आपकी किताब में दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है। यदि एक बार आप उसको समझ लोगे तो मैं मानता हूं कि इसका आंसर बहुत ही आसान आप तरीके से दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर ध्वनि का संचरण कैसे होता है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, चाहे कोई धातु हो। बिना किसी माध्यम के ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। यदि इस रूम में यदि हवा नहीं होगी तो कोई भी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा मान लीजिए कि जैसे हम बीकर में एक इलेक्ट्रॉनिक बेल को हम रख दें और फिर हम उसको क्या करें, सारे हवा को खींच लें और जब हम इलेक्ट्रिक बेल को बजाएंगे तो तब हमारे पास आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वो कोई धातु हो। साथ ही साथ अनुदैर्ध्य तरंगों और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर क्या। अनुदैर्ध्य तरंगें वो होती है कि ध्वनि की दिशा में माध्यम के कण हैं, क्या तो आगे को जाएंगे या पीछे को जाएंगे, मतलब वे उसकी दिशा के अनुकूल ही गति करेंगे। तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ऐसे ही आपको अनुप्रस्थ तरंगों में याद करना है कि दोनों में क्या अंतर है, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ है फिर ध्वनि तरंगों के गुण हमें लिखने हैं, क्या क्या मेरिट्स या प्रॉपर्टीज ध्वनि तरंगों की होती हैं, ये हमें पढ़ना है, याद करना है। उसके बाद आता है तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम एक लैम्बडा, ये एक साइन होता है, इससे इंडिकेट करते हैं। और तरंग दैर्ध्य हमें याद करके जाना है, पढ़ना है। तो इसकी जो परिभाषा मैं एक बार बताता हूँ, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विदलनों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या तो दो क्रमागत विदलन रहेंगे या दो क्रमागत हमारे क्या संपीड़न रहेंगे और उनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसको हम लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। संपीड़न एवं विचलन किसे कहते हैं। जब तरंग दैर्ध्य आपस में एक साथ मिलेगी तो उसको संपीड़न कहेंगे, और जब उनके बीच में गैप आएगा तरंगों के बीच में तो उसको हम विदलन कहते हैं। संपीड़न को हम C से इंडिकेट करेंगे और विचलन को हम R से इंडिकेट करेंगे। साथ ही साथ है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यम जो हमने बताया है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उन माध्यमों में ध्वनि की क्या क्या चाल होती है, कितनी स्पीड उनकी होती है, ये बाकायदा आपकी किताब में दे रखा है। और मैं चैप्टर पेज नंबर 182, और ये मेरे पास कैपिटल की साइंस की बुक है, तो आप पेज नंबर 182 पे देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है, द्रव में कितनी है, ठोस में कितनी है और साथ ही साथ गैस में कितनी है। जब हम ठोस की बात करेंगे तो एल्युमिनियम में है 6420 मीटर प्रति सेकंड, और जब हम लिक्विड की बात करेंगे समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, और जब गैस में हम बात करेंगे गैसियस स्टेट में तो हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा चाल है 1284 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बार इस सीरीज को पढ़ के जाना, तो आपने इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि का परावर्तन क्या है। ध्वनि का परावर्तन मतलब कि ध्वनि जब किसी वस्तु से टकराती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ही ध्वनि की तरंगें भी रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो ध्वनि का परावर्तन आप पढ़ लेना। प्रतिध्वनि या इको क्या है। आवाज का गूंजना ही प्रतिध्वनि या इको कहलाता है। इसलिए जब हम हार्ट का चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक टेस्ट भी करता है जिसको हम इको के नाम से ही जानते हैं, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुरणन क्या है। और अनुरणन की परिभाषा मैं आपको अभी यहीं पे बता दूंगा। आपने देखा होगा जो हमें कंसर्ट हॉल में बैठते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं, तो उसकी जो छत होती है वक्राकार होती है और साथ ही साथ उसका दीवारों जो प्लास्टर होता है वो ऊपर नीचे होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है।
और वो केवल इसीलिए होता है ताकि ध्वनि तरंगे आपस में टकरा के उस हॉल में गूंजे। तो उसी गूंजने की जो प्रक्रिया है ध्वनि की, उसे हम अनुरणन कहते हैं। साथ ही साथ पराध्वनि का अनुप्रयोग, पराध्वनि के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या यूज है ये हमें पढ़ना है, और हम सब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ पे किया जाता है। सोनार क्या है, हालांकि ये टॉपिक हमारा इस बार एग्जाम में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सोनार की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, और नहीं तो केवल आपसे सोनार की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। हालांकि सपोर्टिंग मटेरियल में भी एक टॉपिक नहीं है और ना ही हमारी बुक में है, सिलेबस से कट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसकी डेफिनेशन या फिर इसकी जो फुल फॉर्म होती है सोनार की वो आप पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन श्योर नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म एक बार पढ़ लेना कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। और आपके विद्यालय घंटी कैसे आवाज उत्पन्न करते, ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, ये क्वेश्चन आपके अभ्यास पुस्तिका में दे रखे हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जरूरी नहीं कि सोनार ना पूछा जाए, सोनार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ऐसे ही ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, आने के 100% चांस है, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, फिर क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। आवृत्ति और आयाम क्या है, कंसर्ट हॉल की छत वक्र क्या क्या होती है, अनुरणन को यदि आप याद कर दोगे तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। तो 11 का आंसर ही क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकल के आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन है 19, किसी धातु के ब्लॉक में दोष का पता लगाने के लिए या किसी पुल में कोई दोष उत्पन्न हो गया, कोई दरार है, तो उसका पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं, और आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के जाना, और उम्मीद करता हूं कि आप साइंस के पेपर को लेकर बिल्कुल भी अब टेंशन में नहीं रहोगे। यदि आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लिया तो साइंस में भी आप अच्छे नंबर लेके पास आओगे। और तो उम्मीद करता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।